दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए है और अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितने भी शिक्षा मित्र हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के जीवन से जुड़ा हुआ ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लगातार शिक्षा मित्रों से लेटेस्ट खबर और सच्ची और प्रमाणित खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप शिक्षा मित्र हैं, हम भी शिक्षा मित्र हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर देखिए 1,43,000 शिक्षा मित्र आज की तारीख में हैं और सभी शिक्षा मित्रों के लिए हम पूरी तरह से वीडियो के माध्यम से सच्ची और प्रमाणित खबर पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर मात्र 24,000 ही साथी जुड़े हैं और 1.5 लाख की संख्या लगभग है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं जा रहा है और बेल आइकन दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास जैसे ही आप YouTube पर जाएंगे तो हमारा जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो होगा, वो तुरंत आपको मिल जाएगा, आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। तो आप आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आज शिक्षा मित्रों की हालत आप देख रहे हैं। उधर 14 दिन हो गया लखनऊ में शिक्षा मित्रों का धरना भी चल रहा है। TT पास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह द्वारा लगातार अनवरत धरना जारी है। उधर आज नए संगठन और भी पैदा हो गए हैं, वो अलग अलग धरने की बात कर रहे हैं। उनसे तो मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा शर्म करें और ये नए संगठन ना बना के गुटों में अब ज़्यादा ना बटें। जो चल रहा है उसी में समर्थन करते रहें, अलग अलग धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संगठन पर भी बात करूंगा, लेकिन विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस पहुंचा है, अब आपको नौकरी को मिलने में बहुत कम समय शेष बचा है। अब कंपटीशन इस बात का रहेगा कि अगर सरकार अपनी वाह लूटना चाहती है, सरकार अपना श्रेय लेना चाहती है, तो हम तो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कर दे, शिक्षा मित्रों को नियमित कर दे, उनको वेतन निर्धारित कर दे, शिक्षा मित्रों का नई शिक्षा नीति के तहत समायोजन कर दे, या शिक्षा मित्रों का के लिए 3707 रामचंद्र मौर्य बनाम यूपी राज्य, ये आपका जो मामला था 2020 का, उसके अनुसार ही उसमें सरकार को पूरी पावर दी गई थी कि तीसरा मौका भी दिया गया शिक्षा मित्रों को और समायोजन करने की, सहायक अध्यापक बनाने की एक सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे रखी है, उसके अनुसार कर दे। तब भर्ती भी लाए, लेकिन सरकार अभी कर नहीं पा रही है। पता नहीं शिक्षा मित्रों के लिए अभी वार्ता तक नहीं हो पा रही है शिक्षा मित्र संगठनों की। इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा शिक्षा मित्रों का समूह, लेकिन अनुदेशक संघ को देख लीजिए, वहाँ छोटी सी संख्या है, मात्र छोटी सी संख्या है। 25 से 26,000 अनुदेशक हैं, लेकिन उनके एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने बुला के वार्ता भी की है। लेकिन शिक्षा मित्रों के 27 संगठन हैं, TT पास के तमाम दर्जनों संगठन हैं, बिना TT के चलो संगठन हैं, उनको भी अब राजनीति नहीं करनी है। अपनी अपनी क्रेडिट के चक्कर में ना रह करके सरकार से एक सामंजस्य बैठाएं, एक होकर के एक मंच पर सभी एक सामूहिक मांग पत्र रखें तो सरकार कर सकती है। लेकिन मैं आ रहा हूं, आज का वीडियो मुख्य है जो हमारा लंबे समय से इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को डेट लगी थी, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ गई थी। आगे क्यों बढ़ी थी वो हमने पिछले वीडियो में बताया। आगे बढ़वाने का भी कुछ कारण ही रहा, आपके हित के लिए ही आगे बढ़ाया गया और 2 महीने का टाइम आगे बढ़ाया गया। अब उसकी डेट भी मिल गई है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी डेट जुलाई लास्ट में या अगस्त के पहले सप्ते में। हमने हर वीडियो में, जो अभी एक सप्ताह बाद वीडियो आपके सामने ये आया है, तो एक सप्ताह बाद आया है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि आपकी जो डेट है अगस्त के पहले सप्ते में लग जाएगी। तो अब आपको डेट भी मिल गया है, 5 अगस्त की डेट मिला है, 5 अगस्त। अब आप लोगों का कमेंट था सर का डेट कब मिला है, तो अब डेट भी मिल गया है। अब आपका दूसरा सवाल था कि सर वकील कौन कौन से हैं, आपने डेट आगे क्यों बढ़वाया था, तो इसके लिए हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे, लेकिन वकील के नाम अभी ओपन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ अभी हमारी टीम की गोपनीयता है। सुनवाई होगी तो वकील के नाम आ जाएंगे, लेकिन एक वकील हमारे ऑलरेडी पहले से हैं, दूसरे वकील अभी हमने कर लिए गए हैं, उनको पूरा ड्राफ्ट, पूरा एक एक बिंदु और
जो हमारे लिए केस के लिए मजबूत जो बिंदु हैं वो भी मैं आपको कुछ शॉर्ट में कुछ बताने वाला हूँ, वो भी ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। उनका हमने नाम भी लगभग ओपन हो ही चुका है, जो हमने वकील अभी किए हैं। मीडियम वकील हैं, अच्छे वकील हैं, हमारे पक्ष को सही से रख पाएंगे, उनकी एक फेस वैल्यू भी है। और तीसरे एक वकील आपकी इच्छा, सबका कहना ये है, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि सर टॉप 10 का वकील होना चाहिए, फलाना वकील होना चाहिए, धमाका होना चाहिए, इतने ये होना चाहिए। लेकिन वो भी हो जाएगा, उसके लिए भी पूरी टीम पूरी तरह से तत्परता से काम कर रही है और उसमें सभी प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही हैं। अब आप लोग भी अपने काम को करिए, क्योंकि अगर आप टॉप 10 को लाना चाहते हैं तो टॉप 10 और सुप्रीम कोर्ट में खड़े करना एक 100-200 शिक्षा मित्रों की बस की बात नहीं है। अभी मात्र 1,43,000 की लड़ाई शिक्षा मित्रों की लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और मात्र इस टीम में कितने लोग जुड़े हैं? अभी 400 के लगभग शिक्षा मित्र इस टीम का हिस्सा बने हैं पूरे प्रदेश से। अब 400 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो 0.025% भी नहीं है। 1% तो बहुत बड़ी बात है। 1% जब होंगे, एक 1400 शिक्षा मित्र जुड़े, इससे 1400 शिक्षा मित्र इस केस में जुड़े तो समझो 1% लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन 1% क्या, 1/4% शिक्षा मित्र मात्र आप सबकी लड़ाई लड़ेंगे, सबको न्याय मिलेगा। और यही आपको केस ऐसा है जो निश्चित ही आपको न्याय दिलाएगा और आपकी नौकरी आपको दिला के जाएगा। ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। मुझे पूर्ण यकीन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, मान लो देश के संविधान पर यकीन है, और मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन आप इस केस के PDF है, इसके ड्राफ्टिंग पर है, इसके जो प्रमाण और साक्ष्य लगे उन पर है। क्योंकि 12 सितंबर 2015 को चाहे कुछ भी हुआ, चाहे 25 जुलाई 2017 को कुछ भी हुआ, कोर्ट ने चाहे साजिश की, चाहे जज साहब ने शिक्षा मित्रों की बात को अनदेखी किया, लेकिन उन्होंने अनदेखी किया और शायद षड्यंत्र के शिकार हुए, लेकिन ऐसे नहीं हुए। उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्रूफ आपके खिलाफ लगाए थे। जो एविडेंस कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ उसमें पाए थे, उनके आधार पर ही उन्होंने, जज साहब ने, चाहे वो 12 सितंबर 2015 को विवादों से घिरे हुए यशवंत वर्मा रहे हों, चाहे आज तमाम जिन पर राष्ट्रपति द्वारा भी कार्रवाई के लिए एक पत्र जारी हुआ है, तमाम तरह के आरोप उन पर सुप्रीम कोर्ट में भी लगे हैं, विवादों के घेरे में रहे हैं। और DY चंद्रचूड़ जो उस समय शिक्षा मित्रों का डिसीजन दिया था, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद में थे और उस बेंच में थे, तीसरे थे दिलीप गुप्ता। तो तीनों जज, भले ही उन्होंने एक माइंड सेट करके उनको बिठाया, लेकिन आपके खिलाफ जजमेंट दिया तो जजमेंट ऐसे ही नहीं लिख दिया, आपके खिलाफ प्रमाण भी लगाए थे उन्होंने। और वो प्रमाण चाहे फर्जी थे, चाहे भले आपके पक्ष को नहीं सुना गया, आप उनके काट में कोई पक्ष नहीं रख पाए, आपको मौका नहीं मिला, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने प्रमाण के आधार पर ही आपका समाधान निरस्त किया था। और जिन जिन प्रमाण के आधार पर निरस्त किया, वो चीज़ और वो जजमेंट इस केस में हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी चैलेंज किया गया था। इलाहाबाद से निर्णय नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी विस्तार से उस चीज़ को रखा गया है। 12 सितंबर 2015 का जजमेंट, 25 जुलाई 2017 का जजमेंट, 25 जुलाई 2017 के जजमेंट को चैलेंज किया। उसके बाद में एक जजमेंट आया 17 अप्रैल 2020, हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर जजमेंट। सबसे बड़ी मिसाल तो ये जजमेंट है। इसके लिए हाई कोर्ट की LD बेंच ने जब सुनवाई हो रही थी 2 अप्रैल 2024 में, तो उन्होंने कहा कि वे आपके दोनों जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट के हैं, माननीय उच्च अदालत के हैं, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ केस इसे ही निस्तारित खारिज कर देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उन्होंने एक लाइन रास्ता खोल दिया था। तो ये हिमाचल प्रदेश का जजमेंट बहुत ही शिक्षा मित्रों के लिए मिसाल बनेगा, क्योंकि एक ही देश में दो तरह का संविधान तो नहीं चलेगा। बड़ी एक तरफ तो सेवा, समाज सेवा मान ली है, यूपी में समाज सेवा मान ली और हिमाचल ने नहीं मानी है, जबकि वहाँ पैरा टीचर या शिक्षा मित्र पूरा योजना तो एक ही थी ना। उधर हिमाचल प्रदेश की नियुक्ति को कानूनी मान लिया, उत्तर प्रदेश की नियुक्ति गैर कानूनी मान ली है।
हिमाचल प्रदेश में बैकडोर एंट्री नहीं माना है, उत्तर प्रदेश में बैकडोर में एंट्री मान लिया है, तो ये भी एक प्रमाण शिक्षा मित्रों के पक्ष में एक कारगर सिद्ध होगा। अब बहुत सारे शिक्षा मित्र कहते हैं कि भाई केस की प्रेयर क्या है, केस का मतलब आधार क्या है जिसमें केस को आप जीतोगे, तो उसी लिए थोड़ा सा मैं इशारा दे रहा हूँ। बहुत सारे इसमें 500 प्रश्न हैं लगभग, उसमें से कुछ 10-5 बिंदु में आपको जो मेन है वो बता रहा हूँ। तो पैरा टीचर वाला मामला हो गया, हिमाचल का जजमेंट हो गया। अब बताइए किसी शिक्षा मित्र के कोई भी कोर्ट कचहरी करने वाले जितने भी लीडर रहे हैं, चाहे वो गुड्डू सिंह रहे हों, रिजवान अंसारी रहे हों, बहुत सारे और भी लड़े हैं केस, रामचरण मौर्य हों, भोला शुक्ला हों, जे तमाम तरह से अलग अलग तरह से केस लड़े हैं। क्या किसी शिक्षा मित्र ने 25 जुलाई 2017 के बाद 20 सितंबर 2017 का वो आदेश चैलेंज किया इसमें शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये वापस किया? 20/9/2017 का जो आदेश सरकार ने जारी किया उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। सबसे पहले इसमें वो चैलेंज किया गया है। क्या किसी शिक्षा मित्र ने 26 मई 1999 के शासनादेश को चैलेंज किया कि इसमें हमारे लिए क्या लिखा है? इसमें हम छात्र शिक्षक अनुपात में लिखा हुआ है, प्रधान अध्यापक रिटायर हुए उनसे भी हमारी नियुक्ति होगी, जो अगस्त 1999 का आदेश है। इनको किसी ने चैलेंज नहीं किया। क्या 25 जुलाई 2017 के बाद 10 अगस्त 2017 को भारत का राजपत्र आया, और वो राजपत्र इसलिए आया था कि इससे जो भी शिक्षक हैं जिनकी नौकरी चली गई है, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, वो इसी शिक्षा मित्रों के लिए विशेष आया था कि पद पर रहते हुए योग्यता पूरी करेंगे। इसमें 4 साल का समय दिया। वो 2017 का जजमेंट है आपका, 25 जुलाई 2017 का, लेकिन वो 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया और 31 मार्च 2019 तक 4 साल का उसमें समय दिया गया। जिस राजपत्र को उत्तराखंड राज्य ने मान लिया, उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था। उन्होंने जहाँ पे शिक्षा मित्र जो टीटी पास नहीं थे उनको सहायक अध्यापक पद पर रहते हुए टीटी करा लिया, उनको सहायक अध्यापक बनाए रखा। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक असंवैधानिक काम किया कि शिक्षा मित्रों को जो सहायक अध्यापक से हटा के शिक्षा मित्रों के मूल पद पर एक शासनादेश जारी कर दिया, जो 20 सितंबर 2017 को जारी किया। वो चैलेंज किया। इसमें राजपत्र को चैलेंज किया है कि क्या राजपत्र शिक्षा मित्रों पर क्यों नहीं लागू किया गया, जब क्या राज्य सरकार केंद्र के कानून से बड़ी हो जाएगी? ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा सरकार से, और ये राजपत्र लागू होगा तुम्हारे और जब भी ऑर्डर आएगा, बहस होगी, जिस दिन बहस होगी जरूर लागू होगा राजपत्र। 20 सितंबर 2017 का आदेश निरस्त होगा। फरवरी 2023 में शिक्षा मित्रों को ये भी लिख दिया गया कि इनकी 60 वर्ष की उम्र पूरे करते ही रिटायर हो जाएंगे। अरे कौन से संविधान में लिखा है? क्या संविदा किसी को जीवन भर कराई जा सकती है? संविदा पर कार्य सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि एक संविदा एक नियम छोटे कम समय के लिए संविदा पर रखा जाता है, 2 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है। क्या आजीवन कोई संविदा पर काम करेगा और रिटायर होकर घर चला जाएगा? अगर ऐसा करना था तो सरकार को उनके शासनादेश में लिख देना चाहिए था कि शिक्षा मित्र कभी कोई प्रमोशन की मांग नहीं करेंगे, कोई मानदेय वृद्धि की मांग नहीं करेंगे, कोई सरकारी होने की मांग नहीं करेंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा है शासनादेश में। ये सब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पूरे इसमें 10% भी फैक्ट को आप समझ लोगे, जितने भी हमारे हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद में लड़े हैं, जो जजमेंट हैं, उनमें जैसे जैसे जज साहब ने कहा है वैसे ही उस चीज़ को आगे इसमें पेश किया गया है। सबका जवाब सुप्रीम कोर्ट सरकार से लेगा और सरकार की मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रमाण हैं। अब उस प्रमाण जो हैं उनका काट सरकार कैसे कर पाएगी? क्या फर्जी शासनादेश से थोड़ी है शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाएगा? बहुत सारे प्रमाण लगे हुए हैं। जितने भी संशोधन सरकार ने किए हैं, चाहे वो 21वां संशोधन हो 2018 का, चाहे 2018 का 22वां संशोधन हो, 23वां संशोधन हो, ये तो दिसंबर 2023 में मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इलाहाबाद में जब सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने इस केस को कहा कि आप में ये सारी चीज़ें चैलेंज किए हैं क्या? जितने भी शिक्षक बनने के ये सरकार ने मानक तय किए हैं उनको चैलेंज किया है क्या?
तो उसमें ये कागज़ नहीं लगे हुए थे। तो जज साहब ने कहा कि आप केस को इसे वापस ले लो और दोबारा उनको सबमिट करके तब केस दाखिल करिए, आपकी हम सारी बात उसको सुनेंगे। लेकिन जज साहब ने वो तो केस भी वापस करवाया, वापस लिया, दोबारा से सबमिट किया, लेकिन हुआ क्या, जज साहब ने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उनका निस्तारण नहीं कर सके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट तो इस चीज़ को पूछेगा ना। ये आपने जब नियमावली बनाई है, इसमें केंद्र ने शिक्षा मित्रों को छूट दी थी, जब राज्य सरकार को एनसीटी के मानक से हटके सुपर टेट लगाने का अधिकार है, राज्य सरकार को अवैध रूप से बीएड वालों को प्राइमरी में घुसेड़ने का अधिकार है, तो राज्य सरकार को टीटी से छूट देके समायोजन का भी अधिकार, जो एनसीटी ने छूट का पत्र भी दिया था उसके अनुसार छूट देने का भी अधिकार है। समायोजन कैसे गलत हो सकता है, समायोजन करने का राज्य सरकार को अधिकार है। तो ये सब उसमें पूछा जाएगा। बहुत सारे बिंदु हैं, कुछ बिंदु मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जितने भी नियमावली, जितने 1999 से 26 मई 1999 से शिक्षा मित्रों का सारा जितना जजमेंट आए, चाहे वो जितना शासनादेश गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, सभी को चैलेंज किया गया है, सभी पर विस्तार से बहस होगी। कोई भी शिक्षा मित्र ये ना समझे कि ये केस खारिज हो जाएगा, पहली तारीख देख लें उसके बाद हम मदद करेंगे। अरे ये केस को खारिज होने के सपने छोड़ दो और केस में एक दुआ लगाओ, एक अपनी सभी आत्मबल और भावना, आपकी जो सकारात्मक भावना, सकारात्मक ऊर्जा इस केस में लगाइए और थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का अंशदान भी कीजिए। क्या 1.5 लाख लोगों का सम्मान मिलेगा और 400 लोग उसको लड़े हैं, नौकरी 400 को नहीं सभी को मिलेगी। थोड़ा थोड़ा अगर आपका अंशदान जाएगा तो आपकी भावना जुड़ेंगी और भावना जुड़ेंगी तो आपको जल्दी न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा, आप जल्दी सुखी हो जाएंगे, आपकी जो परेशानी है जल्दी दूर हो जाएंगी। तो मैं कुछ फैक्ट है इसमें, और इसमें एक साथी ने कमेंट किया कि जो देवीदत्त मिश्रा लिखते हैं, अभी मैं आ रहा हूँ, कुछ बिंदु और छूटे हुए हैं उनको शॉर्ट में बताता हूँ। देवीदत्त मिश्रा जो कहते हैं कि सरकार जब तक समायोजन नहीं कर देगी शिक्षा मित्रों का, कोई भी हिंदुस्तान की ताकत, कोई भी भर्ती नहीं आ सकती। तो देखिए, भर्ती मैटर पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, भर्ती तो आ ही नहीं सकती क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र पहले से ही था, बीच में सरकार ने नहीं काउंट किया था और जब सुप्रीम कोर्ट का और वहाँ से एक लेटर आया तो सरकार ने 2022 से शिक्षा मित्रों को काउंट कर रखा है और उसे हटा नहीं सकती। आज जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो उस शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट करके उनके मानक को जोड़ के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देवीदत्त मिश्रा जो कहते हैं वो और कुछ नहीं, वो केवल उस जजमेंट के ऊपर बोलते हैं जो जजमेंट था SLP 23-3707/2020 राम शरण मौर्य का, जो 2020 का मामला था। वो जजमेंट जब आया था सुप्रीम कोर्ट से राम शरण मौर्य का, तो उसमें ये लिखा है जजमेंट में, पेज नंबर 67 पर लिखा है, उसका मैं बता दूं। उसमें एक तीसरी भर्ती का मौका दिया गया, शिक्षा मित्रों को तीसरा मौका दिया गया है और सरकार को खुली छूट दे दी है कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार सहायक अध्यापक बना के रखे, नियमित वेतन दे, समायोजन करे, नई नीति बनाए, नए नियम बनाए, वो सब सरकार को खुला छूट दे रखा है, लेकिन सरकार ने नहीं किया है ना। अब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करने का मतलब है शिक्षा मित्रों को एक तरफ से कोई ना कोई समाधान नहीं कर देगी सरकार, तब तक भर्ती आने का मतलब नहीं बनता। इसलिए वो बोल देते हैं, उनके पास और कोई कोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं वो। मैं चलो ठीक है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप भी सुप्रीम कोर्ट वाले केस में जुड़ें और इसका अच्छे से ध्यान दें, इस पर सहयोग करें, सभी लोग इसमें जुड़ें और एक लड़ाई को मजबूती से लड़ें। तो मैंने बता दिया कि 20 सितंबर का जो शासनादेश है, जो एक तरह से अलीगल है, अवैध, असंवैधानिक है, जिसको 10,000 पर शिक्षा मित्रों को रिटर्न किया है, क्योंकि किसी भी इस विभाग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कितनी बार हो सकती है भाई। पहले तो था शिक्षा मित्र, फिर अनटेंड टीचर, फिर सहायक अध्यापक, फिर शिक्षा मित्र बना दिया। अरे ये कहाँ लिखा है भाई, कौन से संविधान में लिखा है कि एक ही विभाग में 4-4 नियुक्ति हो, 4-4 बार नियुक्ति होगी, अलग अलग नाम दिए जाएंगे एक ही व्यक्ति को। ये तो खारिज होना ही है। अब मान लीजिए अगर 10,000 वाला शासनादेश आपका खारिज हो गया तो आप कौन सा कहाँ पहुँच जाएंगे, आप सहायक अध्यापक वाले पे पहुँच जाएंगे और सहायक अध्यापक वाले पे पहुँचने के लिए ही ये केस लड़ा जा रहा है। अब फिर
सहायक अध्यापक पर पहुंच जाएंगे। फिर आपको पॉइंट मिलेगा 4 साल के लिए राजपत्र दिया है, भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 का आया है, वो आप पर लागू क्यों नहीं किया? कोर्ट कहेगी ये 4 साल का इन्हें छूट, इनको छूट क्यों नहीं मिलना चाहिए था, इनको छूट क्यों नहीं दिया गया? जिस सरकार की पकड़ आएगी। अब इसके साथ साथ में बहुत सारे, मैंने हिमाचल के बारे में बता ही दिया। अब कुछ कोर्ट से सवाल तो बनते हैं। अब जैसे सवाल क्या क्या बनेंगे, तो थोड़ा आप वीडियो तो लंबा हो रहा है, आप तमाम वीडियो देखते हैं, सारा नेट अपना इधर उधर की वीडियो में खर्च करते होंगे। शायद एक वीडियो अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने शिक्षा मित्रों की नौकरी से जुड़ी हुई, अगर आपको आधे घंटे का भी वीडियो पूरा सुनना पड़े तो आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है, ये नेट ही तो खर्च हो रहा है। नेट तो आप फिर भी खर्च करेंगे कहीं ना कहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने, और वीडियो में जो भी जानकारी हम दे रहे हैं अगर फैक्ट आपको सही लगते हैं तो आप वीडियो को शेयर करा करें, और लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता है। तो मैं आपको वही फैक्ट बता रहा हूँ, कोर्ट से सवाल क्या क्या बनते हैं। ये तो छोटी सी झलक आपको मैं जो केस की है वो दिखा रहा हूँ। इस केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। जिस दिन बहस होगी कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, सरकार के वकील खड़े होंगे और हमारे वकील खड़े होंगे, तब देखना शिक्षा मित्रों का इतिहास नए सिरे से बनेगा और आपको न्याय मिलेगा। तो कुछ बिंदु बनते हैं, कुछ सवाल बनते हैं, वो सवाल मैं आपको थोड़ा पढ़ रहा हूँ। ये 4-5 मिनट और आप ध्यान से सुनिए और जुड़े रहिए पूरे अंत तक। जैसे राज्य द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन, एनसीटी द्वारा राज्य को छूट देने का भी अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। जब 2017 में समायोजन निरस्त हुआ तो उस समय कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि कोर्ट के पास तुम्हारी तरफ से कोई इस बात का पक्ष नहीं रखा गया, तुम्हारे पक्ष को सुना ही नहीं गया था, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने आरटी एक्ट के संशोधित कानून को भी नहीं माना, जो 10 अगस्त 2017 को आया था, वो शिक्षा मित्रों के लिए भी था, उसने भी नहीं माना। अब सेवारत प्रशिक्षण देने के बाद क्या किसी को 10,000 रुपये पर रखना, मानदेय पर रखना, ये कहाँ का न्याय उचित है? कोर्ट से पूछा, ये सवाल किए गए कि क्या किसी को प्रशिक्षित कर दिया, 2 साल का बीटीसी करा दिया, सेवारत प्रशिक्षण करा दिया, और इसलिए कराया था उसे नियमित करने के लिए, फिर उसे नियमित करने के बजाय उसको 10,000 पर रखने का, ये कहाँ का न्याय उचित है? माई लॉर्ड, ये कहाँ का न्याय उचित है? तो ये सेवारत प्रशिक्षण के बाद 10,000 पर रखना, ये भी गलत बात है। एनसीटी की स्थापना की गई, लेकिन उसके मानकों को नहीं माना गया। तो एनसीटी को क्यों बनाया गया? जब एनसीटी के मानक जो हैं उसको वो अपना आदेश कर रही है और राज्य सरकार और कोर्ट उसको नहीं मानी, तो एनसीटी का बनाने का मतलब क्या रहा? अब एनसीटी ने जो शिक्षक पात्रता रखी थी 1997 में, आरटी एक्ट पारित होने तक इंटर प्लस बीटीसी हुआ करती थी। उस समय बीटीसी अभ्यर्थी थे, फिर शिक्षा मित्रों को क्यों लगाया? पहले उनको नौकरी देनी चाहिए थी। चलो ठीक है, शिक्षा मित्रों को सरकार ने शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए लगा दिया, लेकिन 1999 से सन 2000 तक शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती रही, लेकिन किसी को गुणवत्ता की याद नहीं आई, किसी ने शिक्षा मित्रों के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर 2010 के बाद ऑब्जेक्शन करने का अधिकार किसने दे दिया? भाई जिनको ऑब्जेक्शन करना था वो तो ऑब्जेक्शन उन्होंने किया ही नहीं। 1999 से पहले जो बीटीसी अभ्यर्थी थे, अगर हक प्रभावित हुआ तो उनका हुआ। जिन लोगों ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उनको तो अधिकार था ही नहीं, वो क्यों लड़े शिक्षा मित्रों के खिलाफ? ये भी एक पॉइंट सवाल बनता है। अगर नियुक्ति गैर कानूनी एनसीटी की गाइडलाइन से बाहर जाकर की गई, कहा कि इनकी नियुक्ति गैर कानूनी है, तो 1999 से और 2009 तक नौकरशाह गैर कानूनी नियुक्ति करते रहे, किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई? और किसी को गुणवत्ता की याद क्यों नहीं आई? जब इनको 14 वर्ष के मेहनत के बाद उनकी मेहनत का फल मिला और उनको एक वेतन मिलने लगा, तो सरकार को गुणवत्ता की याद आ गई, आरटी एक्ट को में गुणवत्ता की याद आ गई। अब 2017 से शिक्षा मित्र वही स्कूल है, वही विद्यालय है, वही बच्चे हैं, वही कुर्सी है, वेतन कम मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है, तो कोई गुणवत्ता की याद नहीं, कोई गुणवत्ता खराब नहीं हो रही, कोई शिक्षा पर कोई उसके अधिकार से कोई भी समझौता नहीं हो रहा। ये कहाँ का न्याय है? जब वेतन ज़्यादा हो गया तो गुणवत्ता खराब हो रही है, वेतन कम हो गया तो गुणवत्ता खराब नहीं हो रही। ये भी तो एक पूछने को एक सवाल बनता है माई लॉर्ड, ये भी तो सोचने वाली बात है। एनसीटी ने कहा कि बीएड
जूनियर माध्यमिक के लिए हैं, तो फिर उनको फर्जी तरीके से बीएड वालों को क्यों प्राइमरी में घुसाया गया। एनसीटी की गाइडलाइन से बाहर जाके जब बीएड को घुसाया जा सकता है, सुपर टेट को लगाया जा सकता है, तो शिक्षा मित्रों के समायोजन को क्यों नहीं किया जा सकता है। जब शिक्षक पात्रता का कानून केंद्र और राज्य बनाते हैं तो एनसीटी संस्था का क्या मतलब रह गया। एनसीटी संस्था को ही बंद कर लेना चाहिए, क्या मतलब रह गया। ये बहुत सारे सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं, मैं कुछ और भी सवाल हैं 2-3 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। राज्य द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन एनसीटी द्वारा राज्य के अधिकार में है और टेट से छूट देने का भी एनसीटी को अधिकार है, परंतु कोर्ट ने क्यों नहीं माना। कोर्ट में एक वकील 10 साल सेवा देने के बाद मान लो जिला जज बन जाता है, तो शिक्षा मित्र क्या 14 वर्ष पढ़ाने के बाद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बाद क्या शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं बन सकता। समायोजन केवल 1,37,000 शिक्षा मित्रों का हुआ, लेकिन कोर्ट ने तो 1,78,000 कह करके क्यों निरस्त कर दिया, जबकि उस समय 1,43,000 शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त किए थे और समायोजन 1,37,000 का हुआ, लेकिन 1,78,000 क्यों लिख दिया गया। जब समायोजन निरस्त हुआ था 12 सितंबर 2015 को, तो उस समय 22,000 शिक्षा मित्र टीटीवी पास थे, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र अयोग्य कैसे हो गए, ये भी तो एक सवाल बनता है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति आईटी एक्ट जो आया है 23 अगस्त 2010 को, उससे पहले की है, और आईटी एक्ट आया है 23 अगस्त 2010 से लागू हुआ है। तो जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले है, उन पर आईटी एक्ट लागू कैसे किया थोपा जा सकता है। आईटी एक्ट उन पर लागू होगा जो 23 अगस्त 2010 के बाद के नए शिक्षक बनेंगे। शिक्षा मित्रों पर आईटी एक्ट लागू नहीं होता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का पैरा टीचर जिसमें और यूपी का शिक्षा मित्र, दोनों में देख लीजिए। हिमाचल का जजमेंट देने वाले जज साहब क्या कई दूसरा संविधान पढ़ के आए थे। जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जजमेंट दिया है वो भी तो भारत के संविधान को पढ़ के आए, उन्होंने इन चीज़ों को सही माना, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जजमेंट देने वाले जज साहब का कोई दूसरा संविधान पढ़ के आए थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया। एक ही अदालत 2 तरह के जजमेंट साहब कैसे दे सकती है, इतनी भिन्नता क्यों है, इनका पहले इनकी समीक्षा की जाए, ये हमारी मांग है। इस देश में संविधान तो सभी राज्यों में एक ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में जजमेंटों में डिफरेंट क्यों आ रहा है, ये भी एक सवाल बनता है। किसी भी विभाग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति बार बार नहीं हो सकती, एक ही बार हो सकती है। पहले तो आप शिक्षा मित्र बने, इंटर्न टीचर बने, सहायक अध्यापक बने, फिर शिक्षा मित्र बना दिया, कितनी बार। ये भी असंवैधानिक कार्य किए गए हैं लो माई लॉर्ड, इस पर भी आपको देखना होगा। शिक्षा मित्रों के 24 वर्ष सेवा देने के बाद, आज भी 24 वर्ष हो गया, 25वां वर्ष चल रहा है, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। शिक्षा मित्र सुबह उठता है, विद्यालय जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और शाम को आता है, लेकिन आज उनके जीवन में वो 24 साल पहले था वही आज है। 24 साल में तो लोगों से क्या हो जाता है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए क्या ये उनका मूल अधिकार नहीं है। सरकार शासनादेश में ये क्यों नहीं लिखा कि इनको हम कभी नियमित होने की ये मांग नहीं कर सकते, कभी ये आगे प्रमोशन नहीं कर सकते, ये सब लिखना चाहिए था। आज की तारीख में देखा जाए तो 50% शिक्षा मित्र लगभग 50 और 55 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। इस उम्र में किसी व्यक्ति पर अगर कोई नई परीक्षा या सुपर टेट जैसी परीक्षा लगाना क्या न्याय उचित है। दूसरे राज्यों ने लंबी सेवा के आधार पर, बहुत सारे राज्यों ने सेवा के आधार पर उनको नियमित कर दिया, वेतन मिल रहा है, उनको अलग अलग वरीयताएं क्रम दी गई, उनको तमाम प्रमोशन मिले हैं और वेतन भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है शिक्षा मित्र, क्या उत्तर प्रदेश भारत में नहीं है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 1999 से 2009 तक होती रही, लेकिन किसी नौकरशाह एनसीटी किसी को नहीं पता कि सब गैर कानूनी नियुक्ति होती रही और किसी ने कोर्ट में जाके दरवाज़ा इनके खिलाफ नहीं खटखटाया। जब इनको पैसा अच्छा मिलने लगा तो सबको बुरा लगा। अरे किसी दूसरे की रोटी छीन के थाली उठा के दूसरे को परसना, ये कहाँ का अधिकार है, कहाँ का न्याय उचित है। 8 वर्ष में 8,000 से शिक्षा मित्र अधिक विभिन्न कारणों से आत्महत्या, हृदयघात, रेल से कटना, बीमारी से, तमाम कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतनी बड़ी जनहानि होने के बाद माय लॉर्ड, क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए। सब राज्यों ने संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक
और राज्य में संवैधानिक, लेकिन उत्तर प्रदेश में असंवैधानिक कैसे हुई? अगर कोर्ट और राज्य दोनों ये फैसले, मान लीजिए कोर्ट और राज्य दोनों के फैसले अगर सही हैं तो आज हज़ारों स्कूल बंद हो गए। सरकार स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है। क्या ये सरकार की मंशा ठीक है? सरकार सामाजिक सेवाओं को निजी क्षेत्रों से नियंत्रण खत्म करना चाहती है। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों से नियंत्रण खत्म करना चाहती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। सरकार की मंशा दिखती है। 1999 से पूर्व बीटीसी अभ्यर्थियों को भी शिक्षा मित्रों के खिलाफ जाने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने तो कोई आपत्ति की नहीं आज तक। लेकिन कोर्ट से सवाल तो बहुत सारे हैं, इसमें सैकड़ों सवाल हैं। अब ये एक एक शासनादेश पे, एक एक जजमेंट पे जब विस्तृत बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी तो शिक्षा मित्रों को न्याय मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आपको 8 दिन बाद वीडियो मिला है तो आप वीडियो सुने और कमेंट में अपना सुझाव, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसमें आप भी कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना ज़िला भी लिख सकते हैं और सुझाव भी लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी सुनवाई 5 अगस्त को होगी। जैसा कि 19 तारीख हमने बताया, 19 में सुनवाई हुई थी। बेशक डेट को आगे ले लिया वकील साहब को भेज के, कुछ कमजोरी रही थी, कुछ तैयारी कम थी। इस बार 2 महीने का समय मिला है, कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ना चाहते। आप भी और मजबूती से केस को लड़ना चाहते हैं तो इस केस से जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि अपनी लड़ाई को अगर आप खुद लड़ेंगे तो आपको एक दिन ये एहसास होगा, आपके दिल को तसल्ली मिलेगी कि हाँ, हमने ये लड़ाई लड़ी थी और हमें न्याय मिलेगा, और आपको विश्वास भी अंदर से जटिल होगा। कुछ लोग कहते हैं इसमें प्रेयर क्या है, PDF क्या है, तो आप लोग इस केस से जुड़िए, आपको प्रेयर भी मिलेगी पढ़ने को, PDF भी मिलेगा, और जो भी इसमें पॉइंट रखे गए सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आप बिना जुड़े दूर से सारी चीज़ लेना चाहें तो वो संभव नहीं है। तो साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो एक तथ्यों पर आधारित दी गई है जिनको हमने रखा है। अगर कहीं पर त्रुटि हुई है तो आप उसको सुझाव उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को नमस्कार।